नमस्कार बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया है पिछली वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में हो। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, समान दूरी पर स्थित परस्पर समांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या दिखाते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या है, ई है, परिमाण ई है। वैसे हमने सदिश सहित दिखा दिया है ई वेक्टर। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है ना, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है और ये जो विद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसे, जिससे चित्र थोड़ा सा सिमेट्री में आ जाए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है और इस विद्युत द्विध्रुव को हम बोल रहे हैं ए बी। क्या बोल रहे हैं, ए बी, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है। तो इस विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होगी, इधर होगी। पी वेक्टर कैसे होगा, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है, ऐसे है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य कोण क्या है, थीटा है, ठीक है ना। कई बार हम ये पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर है। नहीं, विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर नहीं है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है, यह ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम वापस मान लेते हैं, जो अब तक मानते आ रहे हैं 2d है। कितनी है बालकों, 2d है। यह इसका मध्य बिंदु है O। क्लियर है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यह होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। नीचे जो भौतिक राशि आ रही है उसके आगे एकांक शब्द लगाएंगे, ठीक है। एकांक आवेश पर बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से F का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल कितना लगेगा, F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू में E। क्या होगी भाई, Q इंटू में E, ठीक है। तो इस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु आवेश पर जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा, QE होगा। और उसकी दिशा कहां होगी, इधर दाईं ओर होगी। क्यों होगी भाई, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है, बाएं ओर से दाईं ओर है ना, ऐसे है। और आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। कैसे जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। यानी यहां कहीं ना कहीं कोई धनावेश है और इधर कहीं ना कहीं कोई ऋणावेश है। तो ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इस धनावेश को ये ऋणावेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसलिए इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, इस दिशा में लगेगा। अरे बस समझ में। और ऐसे ही इस माइनस क्यू पर जो बल लगेगा, भाई दोनों आवेश परिमाण में तो समान ही है, तो इन पर जो बल लगने वाला है वो बल भी क्या होगा, परिमाण में समान होगा। बस इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी, ठीक है। देखो इसकी दिशा कैसे हो गई, बिंदु बी पर जो आवेश है उस पर जो बल लग रहा है उससे कैसे हो गई, विपरीत हो गई। आ रही बात समझ में। अब देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पहली बात, अभी ये विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस पर बल लग रहे हैं 2, ठीक है ना। एक तो लग रहा है FA और एक लग रहा है FB।
एफ ए और एफ बी परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो कुल परिणामी बल जो लग रहा है इस विद्युत द्विध्रुव पर वो क्या है, 0। इस विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या है, 0। और 11वीं कक्षा में आपने संतुलन अवस्थाओं के रूप में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु पर बल 0 है तो वो कौन सी साम्य अवस्था में होती है भैया, वो रेखीय साम्य अवस्था में होती है। कौन सी साम्य अवस्था है, रेखीय साम्य अवस्था। और रेखीय साम्य अवस्था, जिस साम्य अवस्था में कोई वस्तु है, जिस साम्य अवस्था में कोई निकाय है, वो वही गति नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि वो गति नहीं करेगा, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव स्थिर अवस्था में है, इसलिए ये रेखीय गति नहीं करेगा, स्थिर अवस्था में ही रहेगा। हाँ, अगर ये एक समान वेग से गति कर रहा होता तो यह एक समान वेग से, उसी वेग से हमेशा गति करता। समझ में आ रही बात। रेखीय साम्यावस्था का मतलब होता है कि परिणामी बल 0। और न्यूटन बाबा कह के गए थे कि बल अगर नहीं है तो त्वरण भी नहीं होगा, और त्वरण अगर नहीं है तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहेगी। यानी अपना विद्युत द्विध्रुव रेखीय साम्यावस्था में तो है। ठीक है। अब दूसरी साम्यावस्था होती है घूर्णन साम्यावस्था। और घूर्णन साम्यावस्था में भाई रेखीय गति में जो काम बल करता है वही काम घूर्णन गति में कौन करता है, बल आघूर्ण करता है। तो रेखीय साम्यावस्था में अगर बल 0 है तो घूर्णन साम्यावस्था में क्या होना चाहिए, बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर बल आघूर्ण 0 नहीं होगा, और उसी बल आघूर्ण की हमें गणना करनी है। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, जब भी किसी वस्तु पर, ध्यान देना, जब भी किसी वस्तु पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत 2 बल कार्य कर रहे हो, नंबर 1। दूसरी बात, इनकी क्रिया रेखाएं, है ना। अब क्रिया रेखाएं नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम अभी इन चीजों में लग जाएंगे तो अपना मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के कैसी है, समांतर है, यानी एक दूसरे से अलग है क्रिया रेखा। ठीक है ना, क्रिया रेखाएं क्या है, अलग है, और बल समान है, और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों बल मिलकर क्या बना लेंगे, एक बल युग्म बनाएंगे, और बल युग्म क्या करेगा, उस निकाय में बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और बल आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण वस्तु कैसी गति करेगी, घूर्णन गति करेगी। इसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा कि ये जो 2 बल हैं ये परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है, और इनकी क्रिया रेखाएं और अलग अलग हैं। क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण करेंगी, और ये बल युग्म विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, जो बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा और विद्युत क्षेत्र के कैसे लेके आएगा, समांतर लाने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा, समांतर लाने का प्रयास। हमें इस बल आघूर्ण की ही गणना करनी है। तो बेटा बल आघूर्ण निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी एक बल का परिमाण, बल का परिमाण और बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है ना। बल आघूर्ण का परिमाण कैसे निकालते हैं कि ये जो दोनों बल लग रहे हैं दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे और इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनके मध्य की लंबवत दूरी से उसको गुणा कर देंगे। तो लंबवत दूरी कैसे निकाले भैया, देखो अगर इसे हम यहां बढ़ाते हैं और यहां से इस पर एक लंब डालते हैं और बिंदु का नाम दे देते हैं सी, तो ये जो BC है, ये जो BC है, ये BC दूरी इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है। ठीक है, इस BC का मान हमें निकालना है। देखो 2D मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये और ये कैसे हैं, समांतर हैं। ये दूरी 2D है, 2D का थीटा की दिशा में घटक क्या होगा, 2D cos थीटा। ठीक है, और ये वाला घटक क्या होगा, ये वाला घटक होगा 2D sin थीटा।
अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो सामान्य से आप क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। जैसे इस वाले त्रिभुज में अगर साइन थीटा मुझे चाहिए, ये थीटा है ना, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है भैया, BC, क्या है BC, और कर्ण क्या है, ये दूरी, और ये दूरी कितनी है 2D। तो देखना जरा यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2D साइन थीटा आ गई या नहीं आ गई, और यही तो हमने लिखी है 2D साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण क्या होगा, किसी एक बल का परिमाण गुणा में दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, F की वैल्यू हमने लिख रखी है, यहां भी QE है और यहां भी QE है, तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, इनटू में BC की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी है 2D साइन थीटा। तो क्या लिख देंगे 2D साइन थीटा। अरे वाह, देखो Q इंटू 2D तो हमें पता है क्या होता है, P होता है। देखो ये रहा Q और ये रहा 2D, तो Q इंटू 2D को तो हम क्या लिख देते हैं P, E है ये, और ये आ गया साइन थीटा। ये क्या आ गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है, अगर इसे सदिश रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। अगर मैं यहां लगाऊं टॉर्क वेक्टर, तो देखो भाई P क्या सदिश राशि है, हाँ बिल्कुल सदिश राशि है। क्या E सदिश राशि है, बिल्कुल सदिश राशि है। ये दोनों चीजों का क्या आ रहा है, परिमाण गुणा हो रहा है, और साथ में इन दोनों के मध्य जो कोण है, इन दोनों के P और E के मध्य जो कोण है थीटा, उसी की ज्या से हम गुणा कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो क्या बन गया, सदिश गुणन का एक रूप बन गया। क्योंकि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हम करेंगे तो वो क्या आता है, AB साइन थीटा। AB साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B। कंडीशन क्या है, A और B दोनों ही सदिश होने चाहिए। तो इसी प्रकार PE साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। लो जी, दिशा मिल गई ना। यानी कि अब इस बल आघूर्ण की जो दिशा होगी, P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के ही कैसे होगी, लंबवत होगी। दोनों के कैसे होगी, लंबवत ही होगी। क्यों, क्योंकि सदिश गुणन के पश्चात जो सदिश मिलता है वह अपने जो जिन सदिशों से वो मिला है, जिन सदिशों के सदिश गुणन से वो मिला है, उन दोनों के ही क्या होता है, वो लंबवत होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। अब इसकी 2-3 कंडीशन बनती है, वो और समझ लीजिए। ठीक है ना, देखिए उन कंडीशंस को लिख लेते हैं। 3 कंडीशंस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो नंबर 1 कि जब थीटा बराबर कितना हो, 0, यानी कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये इस प्रकार रखा हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E वेक्टर विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण क्या बने, 0 डिग्री। यानी कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो, संरेखित हो। अब देखो वैसे अगर अपन देखें, अगर संरेखित होगा तो इधर एक बल लगेगा और यहां पर भी ऐसे बल लग रहा है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं इस बार क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है ना, तो क्रिया रेखाएं समान अगर हो गई तो बल आघूर्ण नहीं लगेगा। और इस फॉर्मूले से भी देख लीजिए कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, PE साइन थीटा, और थीटा अपने पास क्या है 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क भी क्या हो गया 0। यानी इस अवस्था में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। यानी कि बल तो 0 है ही। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बल तो 0 है ही, बल आघूर्ण भी 0 है। मतलब अपना द्विध्रुव रेखीय साम्यावस्था में भी है और घूर्णन साम्यावस्था में भी है। अर्थात अपना विद्युत द्विध्रुव कैसा है, पूर्ण साम्यावस्था में है। जब दोनों ही साम्यावस्था हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इसे पूर्ण साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, इसे विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन अवस्था, ठीक है ना, स्थायी संतुलन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, दूसरा केस,
जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, यानी अपना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसे हो लंबवत रखा हुआ हो, और जब लंबवत रखा हुआ होगा तो इस पर बल आघूर्ण जो लगेगा वो अधिकतम लगेगा, ठीक है ना। यानी कि इस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी पी sin 90। अधिकतम क्यों होगा, देखो किस पर निर्भर कर रहा है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो नियत है, विद्युत क्षेत्र भी नियत है, केवल कोण पर निर्भर कर रहा है, यानी साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है। साइन थीटा की वैल्यू जब अधिकतम होगी तो विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण भी क्या होगा अधिकतम। साइन थीटा की वैल्यू जो न्यूनतम होगी तो बल आघूर्ण क्या होगा न्यूनतम होगा। साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू एक ही हो सकती है और वो कहाँ होगी 90 डिग्री पर। तो टॉर्क बराबर इस केस में क्या होगा पीई, ये वैल्यू मैक्सिमम है और इसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव स्थायी नहीं रह सकता है, वो घूमकर कहां जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है जब थीटा बराबर कितना होगा 180, यानी कि ये जो प्लस आवेश है ना ये घूमकर कैसे आ जाएगा इधर, ठीक है ना। और अगर देखो क्या होगा प्लस आवेश इधर आ गया, माइनस आवेश यहां रह गया, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहां हो जाएगा इधर, और विद्युत क्षेत्र कहां है इधर, तो इनके मध्य कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस स्थिति में टॉर्क क्या होगा पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा यहां 0 हो जाएगा। यानी बल आघूर्ण इस पर कार्य तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी विद्युत द्विध्रुव स्थायी नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसे हम बोलते हैं अस्थायी संतुलन अवस्था, अस्थायी संतुलन अवस्था, विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन अवस्था। बात आ गई क्या समझ में। देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण पढ़ लिया, ठीक है। हमने उसके पश्चात क्या पढ़ा, रेखीय साम्यावस्था और घूर्णन साम्यावस्था पढ़ी, क्योंकि पेपर में आधे नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव किस अवस्था में होता है, कौन सी संतुलन अवस्था में होता है, तो वो किस में होता है रेखीय संतुलन अवस्था में होता है, रेखीय साम्यावस्था में होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बल आघूर्ण निकाल लिया, बल आघूर्ण के केसेस कर लिए, रेखीय साम्यावस्था पढ़ ली, घूर्णन साम्यावस्था पढ़ ली। हम नेक्स्ट वीडियो एक छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर विद्युत द्विध्रुव असमान, देखो अभी तो विद्युत द्विध्रुव कैसा था एक समान विद्युत क्षेत्र में था, अगर यही विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो विद्युत द्विध्रुव कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, और कमेंट में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिख दीजिएगा, इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।